नमस्कार, मैं अंशुल विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तनी शुद्धि के एक और वीडियो में, जैसा कि हम लोग उधर इससे पहले वाले वीडियो में 7 नियम पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोग नियम नंबर 8 से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 7 नियम इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से 8वें नियम से हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप लोग वीडियो को फास्ट देख रहे हो 1.5x या 2x पर, तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये मान लीजिए कि यहाँ से जो आपके वाक्य से संबंधित जो अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी वो यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं नियम नंबर 8 से। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े हुए थे, जहाँ पर कर्ता और कर्म जो कारक चिन्ह रहित सहित वाला पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य में 2 भिन्न लिंग के कर्ताएं और 2 समान लिंग के कर्ताएं, उसमें हम लोग देख लिए थे। तो एक बार मैं चाहता हूं कि शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि जो है सबसे अच्छा रहेगा। तो एक ये था कि अगर मान लीजिए, तो पहला ये था कि अगर कर्ता के साथ भी कोई कारक चिन्ह ना हो और कर्म के साथ भी कोई कारक चिन्ह ना हो, तो जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार से होगी? वो कर्ता के अनुसार से होगी। दूसरा नियम ये था कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह है लेकिन कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तीसरा ये था कि कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह है और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो आपकी होगी एक तो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष का मैंने बताया था, जैसे खिलाया, पढ़ाया, सुलाया, जगाया, भगाया, ठीक है, सुनाया, बताया, सताया, ठीक है। तो ये सब जो शब्द आते हैं ये अन्य पुरुष में होंगे। भले ही आपका कर्म बहुवचन में हो लेकिन क्रिया यहाँ पर एक वचन ही रहेगी, ये चीज़ का ध्यान करिएगा। दूसरे फिर उसमें जो है चौथा नियम ये था कि चौथे नियम के अनुसार ये कहा जाए कि जो है चौथा या कुछ ऐसे 5वां था कि जैसे मान लीजिए कि हाँ चौथा या कुछ ऐसे था कि 2 भिन्न लिंग के कर्ता आ जाए, 2 भिन्न लिंग के कर्ता, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बहुवचन, ठीक है, और पुल्लिंग। जो आपकी क्रिया होगी वो कैसी होगी? बहुवचन, और क्योंकि दो क्रिया 2 कर्ता है ना, तो इसलिए बहुवचन होगा और पुल्लिंग होगा, ठीक है। अगला था कि 2 समान अगर आ जाए, 2 समान लिंग के कर्ता आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? आपकी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? तो पहला तो बहुवचन होगा और क्रिया स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगा, वो किसके अनुसार से होगा? वो तो जो है कर्ता के अनुसार से। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग और कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। ये हो गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो 2 समान 2 भिन्न के हो गए। अब यहाँ से जो आते हैं 2 से अधिक आएंगे, तो 2 से अधिक में आएंगे तो यहाँ से चलते हैं 8वें नियम की ओर, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 तक हम लोगों ने बात किया है, तो 5 तक तो ये हो गए। इसके बाद जो उधर सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य मिला करके वो टोटल 7 के आसपास बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं 8वें नियम की ओर। तो यहाँ पर यह था कि यदि वाक्य में
एक ही, या ये कह दो एक समान, एक ही या एक समान लिंग के एक समान लिंग वचन और पुरुष, पुरुष का मतलब ये है उत्तम पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष वाली बात, पुरुष और स्त्री पुरुष वाला यहाँ नहीं है कॉन्सेप्ट, पुरुष के कर्ता हो, करता हो और अंतिम कर्ता की समुच्चय बोधक शब्द और एवं तथा व शब्द से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार, अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ठीक, अब एक चीज ये भी जान लीजिए, यहां जो अंतिम कर्ता मैंने लिख दिया है उसको भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अभी आगे समझ में आएगा। जब मान लीजिए जब यहां पर अब लिखा एक ही समान लिंग के वचन पुरुष के कर्ता हो, तो अंतिम कर्ता का क्या मतलब हुआ भाई? एक ही समान लिंग के यानी कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही होगा, तो चाहे पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, उससे तो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये अंतिम इसलिए रख दिया है ताकि इसको आगे के नियम थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पर रखा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर रखने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, जैसे मान लीजिए रमेश, सुरेश, महेश ये हैं अगर, तो तीनों तो पुल्लिंग हुए, यानी एक समान लिंग के कर्ता ही तो हैं, तो जाहिर सी बात है अंतिम हो, पहला हो, मध्यम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको केवल आगे के नियमों को समझने के लिए मैंने रखा है, बस इसलिए। तो यहां पर यदि वाक्य में एक चीज और इसमें अगर हम जोड़ लें, दो से अधिक एक ही समान लिंग के पुरुष के कर्ता हो। ठीक है, क्योंकि दो वाले तो पढ़ लिए थे, अब यहां दो से अधिक का पढ़ना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर, अभी पीछे आकर के हम लोग समझेंगे इसको, तो उदाहरण स्वरूप समझते हैं। उदाहरण ये है कि रंजीत, प्रतीक और विवेक स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि नियम के अनुसार क्या था भाई, नियम ये था कि यदि वाक्य में दो से अधिक कर्ता हो, तो आप देख लीजिए यहां पर दो से अधिक है, रंजीत भी है, प्रतीक 2 और विवेक 3, यानी कि यहां पर 3 कर्ता है। दो से अधिक है, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं, दो से अधिक होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहां पर दो से अधिक है, एक ही समान लिंग वचन पुरुष के कर्ता, एक ही वचन, एक ही है, ये भी, ये जो तीनों आप देखेंगे तो ये क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक, तो यानी कि ऐसा तो है नहीं रंजीत एक वचन हो, प्रतीक बहुवचन है, ऐसा तो है नहीं, एक ही वचन है। और रंजीत, प्रतीक, विवेक दोनों जो तीनों जो है पुल्लिंग के ही हैं। तो यहां पर ये कहा है
कि जब एक ही समान जब है एक समान लिंग वचन पुरुष के कर्ता हो तो और अंतिम कर्ता की समुच्चय बोधक शब्द और एवं तथा वा से जुड़े हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन। देखिए बहुवचन इसलिए होगा क्योंकि 3 है, ठीक है। एक से अधिक अगर हो गया तो क्रिया बहुवचन ही होगी, बस ये जान लीजिए, ठीक है। लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ये केवल सब मैंने कहा था कि समझने के लिए मैंने अंतिम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, नहीं तो बाकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि तीनों अगर भाई पुल्लिंग है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग ही होगी, स्त्रीलिंग थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। बस इसको समझने के लिए रखा है, आगे के नियमों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जब 1 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। समान है, समान लिंग समान वचन है, एकदम क्लियर है। तो जो क्रिया होगी वो क्या होगी, पहला तो बहुवचन, तो रहे हैं क्लियर है, जा रहे हैं, और क्या होगी जो है यहां पर पुल्लिंग होगी क्योंकि यहां पर एक ही उसमें है, ठीक है। तो यहां पर जा रहे हैं बस, ठीक है। ये है। दूसरा ये है, एक और उदाहरण देख लेते हैं यहीं पर। ये जैसे एक था, दूसरा कि यहां पर मान लीजिए अंजलि काजल और जया पुस्तक पढ़ रही हैं, ठीक। तो यहां पर अब देखिए ध्यान करिए, आपको क्या दिखा, अंजलि काजल जया, ये तीनों क्या हैं भाई, स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीलिंग के कर्ता हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग के जो है कर्ता नहीं कर्त्री हैं, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, अब 2 से अधिक है, 1 2 3, ठीक है। तो आपकी क्रिया क्या होगी, पहला तो बहुवचन होगी, और तीनों क्या है, स्त्रीलिंग की कर्त्री हैं, तो फिर यह कर्ता है, जो भी कह लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो पढ़ रही हैं ये हो जाएगा, इसमें बहुवचन स्त्रीलिंग, बस अंजलि काजल और जया पुस्तक पढ़ रही हैं तो बहुवचन स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे नियम देखते हैं, नियम नंबर 9। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में 2 से अधिक भिन्न, अभी तक क्या है, समान ये चला था, अब यहां पर चलेगा भिन्न लिंग वचन के कर्ता हूं और अंतिम कर्ता समुच्चय बोधक शब्द और तथा एवं वा से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया पहला तो बहुवचन, इसमें एक वचन होगा नहीं, पहला तो बहुवचन होगा, एवं लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, ठीक। अब यहां पर यही बात जो मैंने वहां पर अंतिम शब्द रखा था वो यहां पर प्रयोग हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको ध्यान में रखना है कि जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखते हैं
उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला तो यहां पर क्या है, 2 से अधिक भिन्न लिंग और कर्ता ठीक है, भिन्न लिंग के दो भिन्न लिंग और वचन के कर्ता। ठीक, तो यानी यहां पर क्या होगा, 2 भिन्न लिंग के, यानी कि 2 ही है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग होगा, यानी कि एक ही वाक्य में पुल्लिंग का भी कर्ता हो और स्त्रीलिंग का भी हो। भिन्न वचन का मतलब ये हो गया कि एक वचन और बहुवचन, ये सब जो है एक ही वाक्य में आ जाएं। ठीक है, तो वहां पर जो है जो आपका क्रिया होगी वो क्या होगी, तो पहला तो बहुवचन और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, तो हम लोग जो है उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है कि 2 बच्चे 4 महिलाएं और एक पुरुष सड़क पार कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसमें देखिए भाई, 2 बच्चे, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हुआ, बहुवचन पुल्लिंग, 4 महिलाएं बहुवचन स्त्रीलिंग, एक पुरुष एक वचन पुल्लिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मैंने कहा था कि भिन्न लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन सभी आ जाएं एक ही वाक्य में, तो बहुवचन भी है और एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, यानी कि सभी आ गए। तो यहां पर जो आपकी क्रिया होगी वो किसके अनुसार से होगी, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, जो आपकी क्रिया क्या होगी, पहला तो बहुवचन, तो भाई जाहिर सी बात है सड़क पार कर रहे हैं, ठीक, ये बिंदी यहां पर है, सॉरी, ठीक है, तो पार कर रहे हैं तो बहुवचन हो गया। और क्या है अंतिम, और जो आपका पुल्लिंग हो गया स्त्रीलिंग होगा तो वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो अंतिम कर्ता क्या भैया, यहां पुरुष है तो जाहिर सी बात है यहां पर पुल्लिंग होगा, यानी कि अंतिम कर्ता। ठीक, अब यहीं पर जैसे मान लीजिए दूसरा एक समझ लेते हैं। जैसे अब एक तो ये था कि भाई जो है अंतिम कर्ता पुल्लिंग था तो स्त्रीलिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक घोड़ा 2 गायें और 3 बकरियां मैदान में चर रही हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला तो एक घोड़ा, यानी क्या हुआ कि एक वचन पुल्लिंग, 2 गायें बहुवचन, गाय स्त्रीलिंग है, 3 बकरियां बहुवचन स्त्रीलिंग। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक वाक्य में 2 से अधिक कर्ता, तो 2 से अधिक कर्ता का मतलब एक या घोड़ा, गाय, बकरियां, यानी कि क्या हो गया 3 हो गए। भिन्न जो है लिंग के हों
तो यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। भिन्न वचन हो तो एक वचन बहुवचन हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर जो आपकी जो क्रिया होगी, फिर क्रिया किसके अनुसार से होगी, तो पहला तो ये हो जाएगा बहुवचन और स्त्रीलिंग यानी कि अंतिम कर्ता। अंतिम कर्ता क्या है, बकरियां, अर्थात स्त्रीलिंग है तो इसलिए मैदान में चर रही हैं। बस ये चीज को ध्यान में रखना। इसीलिए जो मैंने पहला जो नियम बताया था, जहां पर समान लिंग के कर्ता, समान वचन के कर्ता थे, तो उसमें अंतिम जो शब्द मैंने रखा था, बस उसी चीज को यहां पर इस नियम में समझने के लिए रखा था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 वाले हो गए थे, ठीक है। और जिसमें 3 भी हो गए थे, इसके बाद एक ये था कि अभी तक आप लोगों ने जो नियम पढ़ा है उसमें जो समुच्चय बोधक शब्द थे, शब्द कौन से पढ़ रहे थे, और, तथा, एवं, व। इसमें क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए राम और श्याम, ठीक, तो राम भी और श्याम भी ये दोनों होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है इसमें और का मतलब है राम या श्याम, नहीं, बिल्कुल नहीं, राम और श्याम दोनों। तो यही जो है तथा एवं वा, इनका अर्थ ये है कि जिनके साथ ये शब्द लगेंगे तो दोनों साथ जो है मतलब चलेंगे, दोनों साथ, ठीक है, ठीक। तो अगला नियम चलता है, अभी तक तो हम लोग ये पढ़े थे, अब जो पढ़ेंगे अथवा या, इन जो 2 शब्द हैं ये पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए आप लोग प्रश्न पत्र जब हल करते हैं, प्रश्न पत्र हल करते वक्त जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 और एक प्रश्न ये दिया है, इसके बाद लिखा है अथवा, फिर ये, फिर अथवा और ये, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको इस प्रश्न में ये वाला आ रहा है तो आप ये हल करिए, या फिर ये अगर आ रहा है तो ये हल करिए, या फिर ये आ रहा है तो ये हल करिए। अर्थात तीनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है, ठीक है, तीनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों ही प्रश्न हल करने हैं, ठीक। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अथवा या, अथवा लगा हो फिर या तो या लगा हो, राम या श्याम, राम अथवा श्याम, राम या श्याम का मतलब या तो राम या तो श्याम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 10 ये कह रहा है यदि वाक्य में अनेक कर्ता, अब यहां पर कोई ऐसा नहीं है, एक से अधिक ही होंगे। यदि वाक्य में अनेक कर्ता हों, ठीक है, और वे अथवा या से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया, उस वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार होगी, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर उदाहरण देख लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए कि जया अथवा रानी इस नृत्य को जानती है। अब यहां पर है नहीं है, है, ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा और क्लियर मैं कर दे रहा हूं। है यानी जया अथवा रानी किसी एक की बात हो रही है, यहां पर दोनों की बात नहीं हो रही। जया और रानी इस नृत्य को जानती हैं तब होगा, यानी यहां पर दो की बात हो रही है। लेकिन जब जया अथवा रानी इस नृत्य को जानती है तो फिर क्या होगा कि यहां पर जो मतलब क्या नाम है, जो क्रिया होगी वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, अंतिम कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होगी। अगर एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। ठीक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए एक और था कि रामू और रामू अथवा संजय इस घर में नहीं रहता है। ठीक, अब यहां रामू अथवा संजय, या तो रामू इस घर में नहीं रहता अथवा संजय घर में नहीं रहता। अब एक चीज ध्यान ही रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब यहां पर ये हो जाए कि जैसे कहीं कहीं पर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर रहते हैं ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो वहां पर हमको कर्ता देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि आदरार्थक शब्द हो, आदरार्थक कर्ता हो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, वो अभी अगले वाले नियम में हम लोग देख लेंगे। आपसे कोई अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो आदरार्थक होगा और वो बहुवचन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा भाई है तो क्या होगा, जैसे बड़े भाई दिल्ली से आ रहे हैं, या फिर ये होगा कि बड़ा भाई दिल्ली से आ रहा है, ये तो नहीं होगा। आदरार्थक के लिए हमेशा जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति महोदया हैं तो उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं। अब ऐसा थोड़ी करेंगे आ रही है, जा रही है, नहीं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये होगा। डीएम साहब आ रहे हैं, जो आदरार्थक है, जो हमसे बड़े हैं। ठीक है, पिताजी सिनेमा देखने गए हैं। ठीक है, छोटा भाई अगर होगा तो छोटा भाई, जैसे मान लीजिए अगर कोई नाम ले लीजिए, अमुक व्यक्ति का, अगर तो का, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे अमित नाम ले लिया कि अमित मैच देखने गया है, अगर छोटा है। बड़ा अगर है तो अमित मैच देखने गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये होगा, तो ये भी चीज देखना रहेगा कि ऐसा तो नहीं आदरार्थक में, ऐसा तो नहीं कि आदरार्थक है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। आगे नियम में वही मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आदरार्थक वाला अगर है, आदरार्थक वाला मैंने बता ही दिया है। और आगे और कौन सा है, जैसे आदरार्थक वाले बता देते हैं। ये कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, 10 हो गया था। 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर पर नोट्स में अगर आएंगे तो ये आपको जो है नियम नंबर 14 पर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आदरार्थक वाला, आदरार्थक शब्द, या इसको कर लो कर्ता, आदरार्थक कर्ता वाले वाक्य। अब यहां पर जैसे है कि पिताजी सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं। अब पिताजी तो एक ही हैं, लेकिन बहुवचन क्यों हुआ, क्योंकि पिताजी आदरार्थक हो गए। ठीक है, बड़े भाई दिल्ली से लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। ठीक, ऐसे मतलब जैसे डीएम साहब निरीक्षण करने आए हैं। ठीक है, डीएम साहब निरीक्षण करने गए हैं। ऐसे बहुत सारे जो है मतलब वाक्य जो आदरार्थक वाले होंगे वो बहुवचन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है।
तुरंत उनको बहुवचन कर दो, इसमें कोई लाग लपेट वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक है संबंध वाला है, 12 नंबर पर चलते हैं। ये आपको 15 नियम नंबर 15 में मिलेगा। जैसे मान लीजिए वाक्य में संबंध कारक चिन्ह, फिर से मैं यहां पर जो है चिन्ह लिख दूं, चिन्ह। जैसे संबंध कारक चिन्ह में कौन आएगा, तो जैसे का, की, के, ये आते हैं। का, की, के का संबंध कारक चिन्ह उसी, लिंग, वचन में होता है जिस लिंग वचन में संबंधी होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुरेश का बेटा विदेश में रहता है। सुरेश का बेटा विदेश में। अब यहां ध्यान करने वाली बात यह है कि संबंधी कौन, यहां पर कहा ना वाक्य में संबंध कारक चिन्ह जैसे का, की, के उसी लिंग वचन में होता है जिस लिंग वचन में संबंधी होता है। तो ये संबंधी भैया कौन है, तो बेटा संबंधी हुआ। यहां पर ध्यान करने वाली बात यह है, बेटा संबंधी हुआ। बेटा क्या है भैया, पुल्लिंग है, ठीक, तो रहता है, और एक वचन तो रहता है। बस अगला इसी में एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संगीता के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक, तो यहां पर क्या है, संबंधी कौन है, बच्चे हुए। तो बच्चे क्या है, पुल्लिंग और बहुवचन। तो ये कहा है ना कि उसी लिंग वचन में होगा जिसमें संबंधी होता है। तो पुल्लिंग यानी पढ़ते, पढ़ता पुल्लिंग हो गया और बहुवचन पढ़ते हो जाएगा। तो यानी कि ये क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। एक जो मतलब बहुत अच्छा है, जैसे एक कौन सा ये नियम था, 12 था, 13 नंबर कर लेते हैं इसको। और ये कोई नियम नहीं है बल्कि जो है जो द्वित्व वर्ण है, द्वित्व वर्ण, ये द्वित्व वर्ण का मतलब ये होता है जैसे रस्सी है, रस्सी, तो ये जो आधा सा और ये जो पूरा सा है वह यही द्वित्व वर्ण है। ठीक है, अर्थात एक ही अक्षर के जब दो वर्ण एक साथ आ जाते हैं, एक आधा करके एक पूरा करके, जो दोनों साथ में जब लग जाते हैं तो उसे द्वित्व वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर लिख देता हूं, किसी शब्द में एक साथ दो महाप्राण नहीं आ सकते। अब एक चीज थोड़ा यहां ध्यान कर लो। अब आपके मन में एक शब्द उठेगा, हो सकता है मेरे मन में जो उठा है हो सकता है वो ना उठे, कोई दूसरा उठे। जैसे एक शब्द है ठठेरा, ठठेरा। ठीक, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि महाप्राण कौन है। तो थोड़ा यहां पर आ जाते हैं हम लोग, समझ लेते हैं आगे।
ठीक है, ये क्या है भाई, ये हटाओ, आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों ये क्या है। तो अल्प प्राण का मतलब है कि कोई भी अक्षर जब आप उच्चारण करते हैं, यानी आपके मुख से कोई भी अक्षर जब उच्चरित होता है, जब आप बोलते हैं, तो वो बोलते वक्त कितनी वायु मुख से बाहर निकलती है, बस उसी पर आधारित है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब आप क बोलते हैं तो इसमें प्राण वायु अर्थात श्वास बहुत कम बाहर निकलती है, लेकिन जब ख बोलते हैं तो यहीं पर प्राण वायु सबसे ज्यादा बाहर निकलती, का की अपेक्षा ज्यादा निकलती है। तो बस यही है कि जब प्राण कोई भी अक्षर उच्चरित करते समय, उच्चारण करते समय जब प्राण वायु कम निकले तो अल्प प्राण हुआ, और जब प्राण वायु अधिक निकले अर्थात श्वास जब अधिक निकले तो महाप्राण हो गया। बस यही है। तो जो इसमें जो है वर्णमाला में ऐसे चलता है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। जैसे स्वर आपके जो दिखाई देंगे वो तो अल्प प्राण में हो जाएंगे, छोटा से लेकर के औ तक। ठीक है, और इसके बाद का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अब एकदम क्लियर हो गया। जितने भी ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे क, च, ट, त, प, ये अल्पप्राण हो गया। महाप्राण ख, छ, ठ, थ, पा, फिर ये अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, ये अल्पप्राण हो गया। यानी क, ख, ग, घ, अंग। अब आप जैसे ही इन वर्णों को उच्चारित करेंगे या इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा किसमें प्राणवायु या सांस ज्यादा निकलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ता है और ये था है, जैसे ता का उच्चारण किया, आप बोले ता, तो आपको लगा कि हाँ कम सांस निकली है, लेकिन जैसे बोले आप था तो आपको लगा कि ये भारी अक्षर है और ज्यादा इसमें प्राणवायु निकलती है, तो ये क्या हुए, महाप्राण हो गए। बस यही है कि ये जो है ये आपस में एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए ये था है, ठीक है, जैसे मान लीजिए था है ये, तो अब इसके साथ में ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो गा है ये ऐसे भी होगा, ये ऐसे भी, ये यही द्वित्व है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये पा है तो ये आधा पा और ये, तो ये द्वित्व हो जाएगा। लेकिन आप ये कहे फा और भा, जैसे मान लीजिए ये फा, ये भा और ये भा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, जैसे ना है ये भी हो जाएगा, आधा ना और पूरा ना। जैसे माँ है, आधा माँ और पूरा माँ, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इनका भी होगा, लेकिन इनका इनसे बहुत ही कम शब्द है, बहुत, ये मान लीजिए होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे घा है नहीं होगा, गा का हो जाएगा, खा, का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पक्का, ये सही है, खा से कोई भी अक्षर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे कोई भी ऐसे आता है, कोई भी अक्षर अगर आता है तो वो जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। ठीक, तो बस यहीं पर यही। अब ये ठठेरा में अंतर क्या है, ठा क्या है, ये भी महाप्राण है, ये भी ठा क्या है, महाप्राण है, लेकिन ये द्वित्व नहीं है। क्यों? द्वित्व का मतलब हुआ कि एक आधा और एक पूरा अक्षर हो। जैसे मान लीजिए रस्सी मैंने बताया, तो रस्सी में क्या है, ये जो एक सा है ये आधा है और ये पूरा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्वित्व हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये द्वित्व है ही नहीं।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए रस्सी हो गया, या इसी का मान लीजिए रज्जु हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्ता है, ऐसे ही बच्चा है, कच्चा हो गया, ठीक है। या मान लीजिए पक्का है, या मान लीजिए पन्नग हो गया। पन्नग किसको कहते हैं? सर्प को कहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए जैसे मिट्टी है, या मान लीजिए उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल हो गया। या मान लीजिए जैसे विपत्ति है, जैसे ये हो गया। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए जो शब्द का प्रयोग होता है, तो ये सब द्वित्व है, ये द्वित्व है, ठीक है। ये द्वित्व है, ये द्वित्व है, ये भी द्वित्व है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक होता है गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा, ये द्वित्व है, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी अल्प प्राण है। जैसे चा क्या हुआ? अल्प प्राण हुआ। छा क्या है? महाप्राण हुआ। जा क्या है? अल्प प्राण हुआ। झा महाप्राण, इया अल्प प्राण, ठीक है। ये चीज बस यहाँ पर देखने की बात आप लोगों को रहेगी। तो मुझे लगता है कि क्या नाम है, लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। एक और है, देख लेते हैं। थोड़ा सा ये है कि कोई भी वाक्य ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से गलत नहीं होने चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मैं लिख लेता हूं कि जैसे रूस दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सॉरी, एक मिनट। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब ये बताइए इसमें क्या गलत है? रूस दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सब सही है, लेकिन गलती क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध, तब ये सही होगा। तो यानी कि ये जो है भौगोलिक दृष्टि से ही गलत है, ठीक है। या कोई ऐतिहासिक दृष्टि से अगर मान लीजिए जैसे कर्ण जो है क्या नाम, द्वारका के राजा थे, ठीक है, जबकि कर्ण कहाँ? अंग प्रदेश के राजा थे। तो जाहिर सी बात यह है, कोई ऐतिहासिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से अगर कोई वाक्य गलत है तो वो जो है व्याकरण के सम्मत होते हुए भी वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया है, जो नियमों पर बात कर लिए थे, ठीक है। जो बचे हुए हैं कुछ अगर मान लीजिए बच्चे होंगे तो उन पर हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।